हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी। आप अपना नाम बताइए। सर साहिल राणा। जी। आपको पता है ना कि हमारी बात रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जी सर। ठीक है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि किसी को ये ना लगे कि चुपके से रिकॉर्डिंग करके वीडियो अपलोड कर दिया है। हाँ चलिए जी हाँ तो जी। आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? सर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ सर। अच्छा। अब तक हाँ जी। आपने परीक्षा दी है कभी? नहीं सर, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है। अच्छा। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं कॉलेज से भी मतलब प्रेपरेशन कर रहा था, लेकिन अभी जैसे 1 ईयर से मैं फुल टाइम प्रेप कर रहा हूँ सर। अच्छा। सीरीज। हाँ जी। ग्रेजुएशन हो गया? हाँ जी सर, हो गया, मास्टर्स कर रहा हूँ सर। ठीक है। तो अभी जो आपने टॉपिक बताया है उसको थोड़ा और विस्तार से बताइए कि कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या दिमाग में क्या चल रहा है आपके? सर मतलब कई बार तो सर जैसे टाइम शेड्यूल फॉलो नहीं होता। कई बार जैसे हम कर रहे होते हैं ना सर, हम्म। शेड्यूल बनाया है कि आज हम ये टॉपिक्स करेंगे सर, 3-4 डेज मतलब टारगेट्स मीटअप नहीं होते हैं। हम्म। हम्म। फिर उसके बाद सर प्रेशर आ जाता है, तो फिर दोबारा टाइम टेबल चेंज हो जाता है। हम्म। हम्म। लेकिन कई बार सर फॉलो हो जाता है, तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब टारगेट इजी सेट किया था, इजीली आज मतलब फॉलो हो गया। अच्छा अच्छा, मतलब जिस दिन टारगेट पूरा हो जाए उस दिन लगता है हाँ कि जी। लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही आसान हो गया क्या? हाँ जी। अच्छा जो जी। सर टारगेट फिर ज़्यादा हाई कर देते हैं, हम्म। फिर उस दिन फॉलो नहीं होता। फिर लगता है कि मतलब कुछ आज पढ़े नहीं, या फिर कुछ फोकस में मतलब प्रॉब्लम होगी कुछ। हम्म। हाँ जी। ये जो प्रॉब्लम है, सही बताया तो शुरू शुरू में जब मैंने तैयारी शुरू की थी उस समय मेरे साथ भी थी कि अगर काम हो गया तो थोड़ा खुश भी होते थे कि अरे आज सोचे थे हो गया, लेकिन अंदर से लगता था कि अरे ये तो छोटी मोटी बात है, ये तो हम कर ही सकते थे, ये कौन सा तीर मार दिए। तो कुछ बड़ा करते हैं, और बड़ा मतलब औकात से बड़ा। और अगले दिन फिर वही सेम चीज मैंने भी रिपीट की है और उससे सीखा है। तो अभी आप जो कह रहे हैं उसमें एक चीज दिख रही है कि आपकी जो पढ़ाई है उसमें सबसे बड़ी समस्या जो अभी आप बता रहे हैं, हो सकता है आगे और भी चीजें हैं, सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना टारगेट हम रखें कि हाँ उसे जी। हम पूरा भी कर लें और उससे हम संतुष्ट भी हो सके। हाँ जी। मुझे ये समझ में आ रहा है कि टारगेट भी ऐसा हो कि पूरा करने के बाद लगे कि हाँ हमने आज कुछ किया है। और जब वो हो जाए तो फिर ये न लगे कि यार ये तो छोटा सा था, कुछ हुआ ही नहीं। हाँ जी सर। इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आने से पहले मुझे लगता है कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने चाहिए। हाँ आपको जी। यूपीएससी एग्जाम के बारे में ये पता है कि प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए क्या पढ़ना होता है? हाँ जी सर, आपकी जैसे आपको भी फॉलो करता हूँ, तो फिर उससे मेरे को काफ़ी क्लियरिटी मिल गई है। और जैसे और भी मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन की थी, ये तो सर ये मतलब वाली लाइन जो है ना हाँ जी। ऐसा लगेगा किसी को कि सर ने सिखा के भेजा है। ये इस तरह की बात कहने की जरूरत नहीं है, आपने हाँ कहीं से जी। भी सीखा हो। ये रिपीट करने की जरूरत नहीं कि हाँ हमें फॉलो किया है, क्या किया है। हाँ जी। आप ये बताइए कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के बारे में क्या जानते हैं, कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस बारे में कितनी क्लैरिटी है आपको? चलिए एक एक करके बात करते हैं। प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं स्पेशली? सर एक्चुअली जो मतलब जो चंक ऑफ दो क्वेश्चंस आते हैं, हम्म। वो हमारी पॉलिटी आते हैं, इकोनॉमिक्स आती है, हम्म। हिस्ट्री आती है, हम्म। और सर जियोग्राफी। ये हम्म। सर जो मतलब 4 टॉपिक्स हैं होते हैं, ये मतलब मैक्सिमम 50 to 60 क्वेश्चन मतलब यहीं से आ जाते हैं। ठीक है। सही है। और जो सर बाकी जो रह जाते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम्म। उसमें मतलब ए में अगर आप उसको अलग टॉपिक रखे तो उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं आप। हम्म। और अच्छा उस बताया आपने। इसमें बाकी चीजें भी हैं, क्योंकि करंट अफेयर अच्छा किया आपने अलग से नहीं गिनाया, क्योंकि इन्हीं विषयों में करंट अफेयर भी घुस जाता है, अपनी जगह बना लेता है। तो हाँ जी। लगभग दो चार क्वेश्चन बिल्कुल अलग होंगे जिनको किसी सब्जेक्ट में रखना मुश्किल होता है। तो वो ठीक है, सर हिस्ट्री मिसलेनियस में आ ज्योग्राफी। जाते हैं ना, हम्म। मिसलेनियस में कर देते हैं उसको। हम्म। हम्म। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी ये प्रीलिम्स के लिए है। तो अभी हाँ आप जी। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मेंस को भी आप ध्यान में रख रहे हैं? जी। अभी ऐसा तो नहीं कि मेंस जब प्री निकल जाएगा तब पढ़ेंगे?
हाँ एक्चुअली सर मैंने पॉलिटी मतलब कवर कर ली थी, एक बार मैंने पढ़ ली है। और एथिक्स भी मैंने कर लिया है सर कवर, अच्छा। एक बार मैंने पढ़ लिया है। जैसे हम्म एक बार होता है ना सर, फाइनल टच देना होता है, वो फिर जब रिजल्ट के बाद ही करूँगा सर। जब कैसा रहता है फिर उसके बाद ही प्रेपरेशन मतलब करूँगा सीरियस। और सर GS2 भी मैंने मतलब GS3 भी कंप्लीट कर ही लिया है मैक्सिमम, थोड़ा बहुत कंप्लीट रह कर गया सर। लिया है मतलब किस तरह से कंप्लीट कर लिया? मतलब सर जो जैसे थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लिया, बाकी तो सर GS3 तो मोस्टली करंट अफेयर टॉपिक्स होते हैं, जैसे बजट के क्वेश्चन हो गए, वो तो सर फिर जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा तो फिर उसके हिसाब से अपडेट कर देते हैं प्रीलिम्स के बाद ही। पॉलिटी भी सर ऐसा ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो सर जैसे कोर सब्जेक्ट तो आपको आना चाहिए ना, उतना कर लिया सर थोड़ा बहुत। ठीक है। नॉर्मली जो थर्ड पेपर है वो ज्यादातर करंट अफेयर्स के आधार पे थियरी भी पूछी जाती है, तो करंट अफेयर हाँ के जी। अराउंड घूम रही होती है, तो वो तो ठीक है। फर्स्ट पेपर आपने बताया या मैंने सुना नहीं क्या? फर्स्ट नहीं सर, फर्स्ट पेपर एक्चुअली मैंने किया नहीं वो, मतलब प्रीलिम्स का ही पढ़ा हुआ है, फिर मैंने उसी के हिसाब से जैसे टाइम बचेगा मतलब प्रीलिम्स के बाद उसको कवर कर ही लूंगा। अभी आप 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। हाँ, तो 26 वाला एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना समय नहीं है कि अभी आप मेंस की तैयारी पर फोकस करें। हाँ तो जी। आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम्म, एक एक सेकंड के लिए मैं भूल गया था कि हाँ जी। अभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन मन में आ रहा था कि शायद आप अगले साल देंगे। तो हाँ जी। थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया कि आपने मेंस पे भी फोकस किया है, बस ये है कि उसको अभी थोड़ा सा आपने साइड किया है, जो कि हर व्यक्ति करेगा इस समय। थोड़े से समय बचे हैं तो मेंस को साइड में करेंगे। अभी चूंकि आपको एग्जाम देना है 2026 का, अभी तक जो मैं पूछ रहा था, जो मेरे दिमाग में चल रहा था, तो अचानक से एक इम्प्रेशन बना कि आपके पास अभी समय है। लेकिन हाँ जी। अभी जब आप 24 मई को एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अब मुझे अलग तरीके से आपसे बात करनी होगी। आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। सीधे अब हम दूसरे लेवल पे आके बात करेंगे, बेसिक्स की बातें किसी और से मैं करूंगा। आपको अभी एग्जाम देना है, तो अब इसको ध्यान में रखते हुए फिर बात करते हैं कि आप शेड्यूल बना किस चीज कर रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए हम्म, तो ठीक है, कि प्री के लिए आप शेड्यूल बना रहे हैं, उसमें हाँ जी। आप क्या करते हैं? कोई एग्जांपल दीजिए कि एक दिन में आपने कोई शेड्यूल बनाया हो कि ये टारगेट है मेरा। क्या किया था आपने, कुछ कल या परसों का जो याद हो? सर मैंने जैसे मतलब पॉलिटी स्टार्ट की सबसे पहले, हम्म तो मैंने मतलब टॉपिक्स डिवाइड किए होते जी, मैं ये टॉपिक्स कवर कर लूंगा। हम्म तो सर जैसे कई बार मैंने टॉपिक्स जैसे मैंने रखा होता है कि मैं 6-7 PDF जो होती है ना, वो कवर कर लूंगा, मतलब इतने पेजेस कर लूंगा। हम्म तो लेकिन जब वो अगर स्पीड में पढ़े उस चीज को, हम्म तो फिर सर पूरा दिन ही निकल जाता है, टाइम काफी लग जाता है। हम्म फिर उसके बाद मैं अगले दिन उस गलती को मतलब सुधारना चाहता हूँ कि मतलब थोड़ा जल्दी पढूं हम्म फोकस के साथ। हम्म तो फिर जल्दी करे तो फिर अगर जैसे दिमाग में सोचे कि कितना याद रहा, फिर उसमें थोड़ा लैक आ जाता है कि थोड़ा चीजें भूल रही है। हम्म तो फिर उसके बीच में समझ नहीं आता कि मैं स्पीड से पढूं कि मतलब अगर आराम से पढूं, लेकिन आराम से पढूं तो लेकिन टाइम भी नहीं है अभी। एक बार तो सर जैसे कवर कर दिया, लेकिन स्पीड में तो फिर थोड़ा बहुत रिवीजन भी करना पड़ेगा, जिससे फिर और सब्जेक्ट भी छूट जाते हैं। तो आप फिलहाल ये कह रहे हैं कि आप एक एक दिन का जो शेड्यूल बनाते हैं, या फिर जो भी एक दो दिन का, उसमें एक विषय को टारगेट रख करते हैं, पॉलिटी को आपने किया था फिलहाल। हाँ जी सर। एक दिन में एक विषय आप ऐसा सोचते हैं? हाँ जी। ठीक है, ये भी अच्छा है, लेकिन आपको पता है ना प्रीलिम्स में सी सेट भी आता है, उसको अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं? सी सेट भी करता हूँ सर। जैसे मैंने टॉपिक्स डिवाइड कर रखे हैं। हम्म अ, जैसे सबसे पहले मैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन ज्यादा थोड़ा फोकस करता हूँ। फिर कैसे उसके फोकस बाद करते हैं उस पे? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑनलाइन वीडियोस देख लेता हूँ। हम्म जैसे मतलब कई बार मैं पूरा दिन ही रीडिंग कम्प्रीहेंशन पढ़ लेता हूँ। जैसे पीछे मैंने मतलब 7 to 8 आवर्स की मतलब क्लासेज ही देख ली थी, उसमें सर जैसे वीडियो पॉज करके फिर मैं उन रीडिंग कम्प्रीहेंशन सर के साथ सॉल्व कर लेता हूँ, पहले ही कर लेता हूँ, फिर आंसर अपने दिमाग में सोच लेता हूँ। फिर हम्म उसमें कुछ मैंने अगर आंसर में ऑप्शन से कुछ अलग चले जाऊं, फिर उसमें गलती करेक्ट करता हूँ कि काम मैंने मतलब गलत किया, मेरा ऑप्शन मैच क्यों नहीं हुआ। तो उस तरीके से फिर कर लेता हूँ सर। बाकी जो दो हिस्से बच गए, रीजनिंग और मैथ्स, उनका क्या, उसके लिए? मैथमेटिक
मैथमेटिक्स का भी सर जैसे मतलब एक दिन में एक ही पढ़ता हूँ सर। जैसे आज हाँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर ली, फिर उसके बाद सर मैथमेटिक्स का भी जैसे टॉपिक्स देख लिए मैंने कि ये टॉपिक्स है पी वाई क्यूज में जो आए हुए हैं फिलहाल मैं कि ये पी। जानना चाह रहा था कि आप अपने एक दिन के शेड्यूल में हाँ किसी जी। जीएस के एक विषय के साथ सीसेट को भी लेके चलते हैं या नहीं? तो आप मेरे ख्याल से आप ये कह रहे हैं कि सीसेट भी आप रेगुलर देख रहे हैं। हाँ जी। अब फिर अगेन इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। मैंने पूछा था आपसे कि एक दिन में जो शेड्यूल बनाते हैं उस शेड्यूल में आप क्या करते हैं, कौन सी चीजें रखते हैं? अब फिर मैं पूछ रहा हूँ थोड़ा क्लियर करके कि हाँ जी। आप ऐसा क्या रख देते हैं जिससे लगता है कि ज्यादा हो गया, और क्या ऐसा करते हैं जिससे लगता है कि यार ये तो थोड़ा ही से था, इसमें तो कुछ मजा ही नहीं आया? सर मतलब स्टार्टिंग में मैं टारगेट इतनी हाई रख लेता हूँ। जैसे? जैसे सर मतलब कि आज 90 और 100 पेजेस को कवर कर दूंगा। अच्छा अच्छा। लेकिन सर जैसे पॉलिटी में करने लग जाते तो साथ में फिर बुक भी फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक होती है ना, हम्म। तो उसमें जब आर्टिकल रेफर करते हैं हम्म तो उसमें फिर टाइम निकल जाता है काफी ज्यादा। हम्म तो फिर वो 100 पेजेस कवर नहीं हो पाते। फिर ऐसा लगता है कि आज मैंने प्रोग्रेस नहीं की, मैं इतना टारगेट सेट किया था मैंने वो आज अचीव नहीं किया। हम्म फिर अगले दिन सर वही मतलब बर्डन आ जाता है कि आज मैंने इतने पेजेस पीछे 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 हो गया। हम्म। फिर नेक्स्ट और डे सर दो जी नेक्स्ट डे फिर दोबारा सेट हाँ। करता हूँ तो फिर हो जाता है। ठीक ठीक। तो इसमें सीसेट भी मान के चलो ना कि पेज तो अपना आपने सोचा जो भी है, और सीसेट का भी कुछ सोचा होगा कि आज इतना करेंगे, किया या नहीं किया अलग बात है। क्योंकि अब मैं जबरदस्ती आपसे याद दिलवा रहा हूँ, अगर याद करिए, अगर ऐसा है कि हफ्ते में 3 दिन भी आप सीसेट को छोड़ रहे हैं तो फिर ये गड़बड़ है, कहीं ऐसा है तो नहीं है? हम्म, सर मैं मतलब जैसे तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता कई बार, लेकिन तीनों में से कोई एक जरूर पढ़ लेता हूँ। जैसे किसी दिन मैंने कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करूंगा ही करूंगा, है ना। हाँ हाँ। या फिर जिस दिन कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़े उस दिन मैथमेटिक्स सॉल्व कर लूंगा, जिस दिन हम्म। मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं किया उस दिन ठीक है, रीजनिंग। उससे उससे दिक्कत नहीं है, बस सीसेट में कुछ ना कुछ डेली होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है। एक चीज मुझे दिख रही है, जो समस्या मुझे लग रही है कि आप क्या सोच के पेज पढ़ने का टारगेट रखते हैं कि इतने पेज मुझे पढ़ने हैं? क्या लगता है आपको, पेज टारगेट बनाना ठीक है, या फिर कुछ और भी हो सकता है इसमें? कि मेरे पास, मान लेते हैं आपके पास नोट ही है, हाँ जी। कितने पेज की होगी वो पॉलिटी वाली? पॉलिटी सर 79 पेजेस अप्रोक्सीमेट। 79 है। तो हम्म। उसमें वो तो 79 अगर आप चाहें तो एक दिन में पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पेज उसका करते हैं कि ठीक है मैं आधा इसका जो है, हाँ मान जी। लेते हैं 40 पेज में मुझे आज पढ़ना है ये, तो मुझे थोड़ा सा इसमें ये लग रहा है कि पेज के आधार पे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं जब पीडीएफ नोट लेना होता है कि सर कितने पेज हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि शॉर्ट नोट है, फिर भी लोग पूछते हैं कि पेज कितने हैं। पेज के आधार पे पढ़ाई नहीं होती। पेज के आधार पे अगर आपने टारगेट रखे हैं तो आप पहले से ही क्वांटिटेटिव दृष्टिकोण से जा रहे हैं कि मुझे इतना कर लेना, इतने पेज पढ़ लिया तो काम हो गया। पेज पढ़ लेने से नहीं कुछ होगा, हो सकता है आपने 400 पेज पढ़ने का टारगेट रखा, पढ़ भी लिया, उससे झूठी तसल्ली मिल सकती है कि मैंने जो सोचा था 400 पेज बहुत बड़ा टारगेट होता है, मैंने पढ़ लिया। लेकिन सवाल वही है कि क्या वो पढ़ के आपको ये समझ में आया कि कुछ याद हुआ है, कुछ पहले से ज्यादा समझ में आ गया, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, अब इससे सवाल पूछा जाएगा तो मैं जवाब दे सकता हूँ। अगर ये नहीं आ रहा है, ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है, तो चाहे कितना भी टारगेट हम पूरा करें और करते ही चले जाएं, संतुष्टि नहीं मिलेगी, दिक्कत रहेगी। तो जब भी आप शेड्यूल बनाइए तो पहली बात यह है कि पेज मत गिनिए, आप टॉपिक्स देखिए कि कितने टॉपिक मुझे पढ़ने हैं आज। उन टॉपिक्स को ऊपर ऊपर आप देख सकते हैं, अलग से नोट कर सकते हैं, और उसमें भी अपने आप से हमेशा एक सवाल पूछिए कि जो मैंने पढ़ा है, क्या इससे सवाल पूछा जाएगा तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ? अगर अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ कोई से पूछ लो, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने पढ़ लिया, पूछ लो, जवाब दे सकते हैं हम, तब तो आपने उसको पढ़ा है। अगर लगता है कि नहीं हमने अभी पढ़ा है, एक दो बार और पढ़ेंगे, चार बार पढ़ेंगे, तब ऐसा कह सकते हैं, इसका मतलब अभी फिलहाल पढ़ा है तो ध्यान नहीं है। जैसे कोई मूवी हम देखते हैं, बहुत मजा आता है, अगर
मूवी देखने के आधे घंटे के अंदर कोई आपसे पूछ लेना तो आप पूरी कहानी बता सकते हैं बहुत अच्छे से, यानी कि आपने बहुत ध्यान से देखा है। लेकिन उसी को आप 10 दिन बाद 20 दिन बाद कोई आपसे पूछे तो शायद उतनी दिक्कत मतलब उतना अच्छे से याद ना आए। तो अगर आपने ध्यान से पीडीएफ पढ़ा है तो कम से कम 15 मिनट के अंदर तो ये फीलिंग आनी चाहिए ना कि अभी अभी तो पढ़े हैं, इस टॉपिक को तो जस्ट पढ़ा है। अगर इसमें भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि अभी तैयार नहीं है तो या तो वो वाकई बहुत कठिन था जिसे रिवाइज करने की जरूरत है, या फिर आपने पढ़ा है तो आपको खुद से पूछना चाहिए कि सच में ध्यान से पढ़ा है कि नहीं। तो एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि जो आप टारगेट पूरा कर ले रहे हैं इसीलिए आपको दिक्कत होती है। ये जो संतुष्टि है ना, जो संतुष्टि नहीं मिल रही है, जब आप काम पूरा कर लेते हैं तो आपको जब लगता है कि नहीं कुछ खास नहीं किया है, वो वही फीलिंग है। क्योंकि अंदर से आपको पता है कि आपने सिर्फ टारगेट पूरा कर लिया है, पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अंदर महसूस नहीं हो रहा है कि कुछ सीख लिया है, कुछ याद हो गया है, कुछ समझ में आ गया है। तो जब ऐसा होगा तो सिंपल सी चीज है कि आपने ईमानदारी से फोकस के साथ नहीं पढ़ा है। फिर अगले दिन क्या करेंगे, अगले दिन और ज्यादा टारगेट बढ़ा देंगे और क्वांटिटी बढ़ा देंगे कि इससे ज्यादा हम करें। तो एक तो वही दिक्कत है कि वही नहीं पूरा हो पा रहा है। क्वालिटी की बात तो छोड़ ही दीजिए, जो क्वांटिटी हमने तय की है वही नहीं पूरा हो पा रहा है। तो दोनों तरह से आप वहां फेल होंगे। अगर कंप्लीट हो गया, उतना भी कंप्लीट हो गया, तब भी सेम फीलिंग आएगी कि कुछ खास नहीं हुआ। और नहीं कंप्लीट हुआ तो आप वही अटके रहेंगे कि शायद ज्यादा था इसीलिए हम पूरा नहीं कर पाए। वहां भी ध्यान नहीं जाएगा कि जो मैंने पढ़ा है या जो मेरे पढ़ने का तरीका है वो सही है या नहीं है। फिलहाल अभी मैं इसका सलूशन बता देता हूँ, फिर कुछ और बातें करेंगे। हाँ जी। अभी आपके पास जो समय बचा है उसमें आप दो चीजें करिए। पहली बात ये कि हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटे आप सीसैट को देंगे ही देंगे। चाहे आप मैथ के फार्मूले ही देख लेते हैं, रीजनिंग के कुछ ट्रिक्स याद कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लेते हैं, पीवाईक्यू कुछ भी कर रहे हैं, आप कम से कम 1.5 से 2 घंटे, 1 घंटे मिनिमम, 1 घंटा आप डेली दीजिए। क्योंकि एग्जाम जब करीब होता है, खास तौर से जब फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना, तो हमारे दिमाग में कैलकुलेशन ये भी चलता है कि यार देखो 27 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे, उसमें से काट पीट के 25 हम कर ही लेंगे, और मैथ में 1-2 भी क्वेश्चन सही हो गया, रीजनिंग में 10 भी सही होंगे, तो हम तो आराम से 30 के पार चले जाएंगे, इसी सेट निकल जाएगा। ऐसी गलती मत करिएगा। मैंने भी एक बार की, मेरे पहले बार नहीं हुआ था, उसमें सीसेट में भी फेल था, जीएस में भी जीएस में भी फेल था। तो हाँ जी। ये गलती हम करते हैं, आप ये मत दोहराइएगा, नहीं तो फिर आप अपनी ही गलती से सीखने जा रहे हैं। दूसरे की गलती से सीखिए। आप सीसेट को पर्याप्त महत्व दीजिए। रही बात जीएस की, तो मैं आपको एक बहुत स्मार्ट तरीका बता सकता हूँ जो मैंने किया था, जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। फिलहाल आपके पास अगर कोई दोस्त हो, कोई आपसे कोई छोटा भाई बहन हो, तो उसकी सहायता ले सकते हैं या फिर खुद से कर सकते हैं। आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं, अभी तो समय उतना नहीं है, तो टॉप 300 की जो नोट आपके पास है उसके जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए अलग से। हाँ सिर्फ जी। सिर्फ टॉपिक का नाम, ठीक है। जी। और नोट लेके बैठिए सामने। अब जो लोग सुनेंगे इसको, वीडियो को, अगर नोट नहीं लिया है तो जो भी पढ़ रहे हैं वहां से वो कर लेंगे। तो टॉपिक नोट कर लीजिए और बिना कॉपी को खोले टॉपिक को देखिए और देख के सोचिए कि इसके बारे में मुझे क्या आता है और कहाँ पे मैं फंस सकता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? पॉलिटी का जो सर। पॉलिटी पसंद है, ठीक है। हाँ जी। तो पॉलिटी में मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ, आप बताइए कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं इनके बारे में आप क्या महसूस करते हैं? क्या क्या आप, कहाँ कहाँ आप फंस सकते हैं कि ये चीज हमसे पूछी जाएगी तो शायद हम नहीं बता पाएंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में? क्योंकि जो आता है वो तो फट से बता देंगे। अभी हम पूछ रहे हैं उनके बारे में बताइए तो आप बहुत सारी बातें बता देंगे। उसके बारे में आप क्या नहीं जानते, ये बताइए। आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं जानते, हम सब जानते हैं। आप आजाद हैं, कुछ भी कहिए। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कोई ऐसा पॉइंट है जिस पे आपको लगता है कि इस बारे में थोड़ा सा डाउट है या मुझे क्लियर नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ?
हम्म, आवाज आपकी साफ नहीं आ रही। हेलो। हाँ हाँ, मेरा इंग्लिश मीडियम है तो चल पड़े। आपने मोबाइल कैसे पकड़ा है? हेलो हाँ हाँ, अभी ठीक है। सर, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में बोल सकता हूँ सर। हाँ, स्पीकर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। सर अमेंडमेंट में जैसे प्रॉब्लम आ जाती है कई बार कि कौन सी कोई अमेंडमेंट्स में ना, हम्म, उसमें से प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। नहीं नहीं, मैं स्पीकर की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, हाँ जी। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कहाँ पे दिक्कत आ सकती? अमेंडमेंट तो एक अलग ही चैप्टर हो गया। हाँ जी। लोकसभा स्पीकर का जो पद है, जो पोस्ट है, उनके जो राइट्स हैं, उनके जो विशेषाधिकार हैं, उनके जो उनकी जो ड्यूटीज हैं, इनको ध्यान में रखते हुए उनको कैसे पोस्ट मिलती है, कैसे उनको हटाया जा सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि कहाँ पे दिक्कत आ सकती है, या सब पता है? प्रॉब्लम तो जैसे मैं बता सकता हूँ कि मुझे क्या क्या पता है सर उसके बारे में, जैसे थोड़ा बहुत। अच्छा, चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं। एक्चुअली मैं कहना कुछ और चाहता हूँ, लेकिन ये एक तरह से एक टॉपिक का रियलिटी चेक हो रहा है, तो ठीक है, समझ हाँ लीजिए जी। कि आपका टेस्ट हो रहा है। हाँ, तो बताइए। लोकसभा स्पीकर के बारे में सर। हम्म, सर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है सर, और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है लोकसभा का। हम्म, मतलब सर लोअर पार्लियामेंट का भी हेड होता है, लोअर पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं इसको। हम्म, और सर इनको जो जैसे प्रोसीडिंग्स होती है कोई भी हमारी लोकसभा में, उसके लिए मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम्म, और सर जैसे मतलब इनको जो असिस्ट करते हैं वो सर सेक्रेटरी जनरल कर सकते हैं, मतलब लोकसभा के जो है। हम्म, और जो सर सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो जनरली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। हम्म, अ, और सर जैसे मतलब जो प्रेजेंट हमारे लोकसभा स्पीकर है वो सर ओम बिरला साहब है। यूपीएससी में ये नहीं पूछा जाएगा। हाँ जी। हम्म, मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ ना कि आप देख के नहीं बोल रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, ठीक। जो जो मुझे याद है सर चलिए, वही मैं बता रहा हूँ। सवाल पूछ रहा हूँ। कुछ हाँ जी। कमिटीज होती हैं हमारी पार्लियामेंट में जिसके प्रेसिडेंट ये बन जाते हैं अपने आप, पता है आपको? सर पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ, उसमें कुछ कमिटीज ऐसी होती हैं हाँ जी। जिनके अध्यक्ष ये खुद होते हैं। बाकी कुछ कमिटीज होती हैं जिनके अध्यक्ष को ये नियुक्त करते हैं। तो कौन कौन सी कमिटीज होती हैं जिनके अध्यक्ष ये होते हैं? कोई एक बता दीजिए। सर जनरली जो होते हैं जैसे जो फाइनेंशियल कमिटीज के होते हैं सर। हाँ, और सर जैसे डिपार्टमेंटल रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमिटीज होती है। आप कंफर्म कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल कमिटीज हैं उनके अध्यक्ष खुद लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं? हम्म, डाउट है ना? सर जनरली जो ऑडिट्स का जो पब्लिक अकाउंट्स कमिटीज होती है ना, हम्म, तो जनरली जो यही मतलब लोकसभा में पार्लियामेंट्री कमेटी स्पीकर के साथ उनके सामने ये चीजें बताते हैं। तो वही मतलब फाइनल जो होता है उनके पास फाइनल जो रिजल्ट हो यही यही बताते हैं कि जो उनकी रिपोर्ट होती है वो यही मतलब चेक करते हैं। हम्म। हाँ जी। कमिटीज की रिपोर्ट इन्हीं के पास, सारी कमिटीज की रिपोर्ट इन्हीं के पास आती है? सारी तो नहीं बोल सकते लेकिन सर हम्म, जो जो इनके मतलब रिडार में होती है वही। अच्छा। हाँ जी। खैर, ये बहुत डीप नहीं जाना चाहिए टेस्ट, बस मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि आपको इसमें कुछ जगहों पे क्लैरिटी नहीं है, हाँ जी। और ये आपकी कमी नहीं है, मैं पहले बता दूं, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं हुआ है जो कह दे कि ये टॉपिक मुझे अच्छे से तैयार है, और उससे जब डीप में पूछा जाने लगे तो वो हिचकिचाए नहीं, कंफ्यूज ना हो। कोई भी हो सकता है। अगर आप मुझसे कहें कि सर आप कोई टॉपिक बताइए, मैं बता दूं, आप सवाल पूछने लगेंगे ना, तो मैं भी भूलने लग सकता हूँ। मुझे भी हो सकता है कि यार याद तो था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है क्या है, तो उधर नहीं जाते। मैं जो बताना चाह रहा था कि आपको कैसे रिवीजन करना चाहिए, तो पहले तो आप उन टॉपिक्स को नोट करिए जो इम्पोर्टेंट है, और उनके बारे में क्वेश्चंस बनाइए। जैसे स्पीकर के बारे में क्वेश्चन अपने मन में पूछिए कि स्पीकर को कैसे नियुक्त किया जाता है,
कैसे हाँ जी इनको सर। पद से हटाया जाता है, कैसे ये कौन कौन सी कमिटीज के जो प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनको ये नियुक्त करते हैं कि इनके ये खुद अध्यक्ष बन जाते हैं, कौन कौन सी इनको अलग से विशेष अधिकार मिले हुए हैं। जब आप ये क्वेश्चंस खुद से पूछेंगे तो आप अब एक स्टूडेंट की जगह पे एक एग्जामिनर के रोल में आ गए हैं। आपका दिमाग एक एग्जामिनर की तरह से चलना शुरू हुआ है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा। शुरू शुरू में आप आसान क्वेश्चन बनाएंगे, कई बार आपका दिमाग चालाकी करेगा कि आसान आसान ही बनाएगा, लेकिन अंदर से फील होगा कि आप जानबूझ के एक सवाल यहाँ कठिन हो सकता है, खुद से नहीं बना रहे हैं, लेकिन महसूस होगा। तो इस दौरान आपको रियलाइज होगा कि इस टॉपिक में आपको देखना क्या है। समझ रहे हैं? क्योंकि हाँ जी सर। एक सब्जेक्ट आपने 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, आपने लगभग 80% चीजें पढ़ ली हैं, जिनको दोबारा 4-5 साल तक देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब वो किताब उठाते हैं तो बार बार वही सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं जो पहले से पता है, और बार बार वही सारी चीजें इग्नोर कर रहे होते हैं जो बार बार छूटती चली आई हैं, और वहीं से क्वेश्चन आ जाता है, हम फंस जाते हैं। तो समय बचाने के लिए भी और ज्यादा क्वालिटी के साथ पढ़ाई करने के लिए भी ये जरूरी है कि जब आप रिवीजन करने बैठे तो जो टारगेट आपने नोट किया है ना, वैसे सब्जेक्ट नहीं लिखना, पेज तो गलती से भी नहीं लिखना कि इतने पेज पढ़ने हैं। उस विषय के टॉपिक्स नोट करिए, उस विषय की नोट लेकर बैठिए, किताब लेकर बैठिए, और उस टॉपिक को देखकर अपने आप से सवाल पूछिए कि यहाँ से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने घुमा घुमा के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तब आपको महसूस होगा कि यहाँ पर मुझे खुद नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन तो बना देंगे, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम क्वेश्चन बना देते हैं लेकिन आंसर नहीं पता होता। तो आप क्वेश्चन बना देंगे, आपको उत्तर नहीं पता होगा, अब उसी टॉपिक को खोलिए, उसे पढ़िए, देखिए, उसके दो फायदे होंगे, पता है क्या? हाँ जी। अगर आप ऐसे ही पढ़ते चले जाते हैं ना तो एक नॉर्मल फ्लो बना बना होता, दिमाग सो जाता है रास्ते में ही। आप 100 बार पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, बार बार वही शब्द आपकी नजरों से गुजर रहे हैं, लेकिन कुछ दिमाग में जाएगा नहीं, क्योंकि वो एक हैबिट हो गई। जैसे हम साइकिल चलाने की आदत जब बना लेते हैं तो हम कहाँ ध्यान देते हैं कि हैंडल घुमा रहे हैं कि पेडल मार रहे हैं। हाँ वैसे जी। ही एक ही पैटर्न तो रिवीजन करते करते हमारा दिमाग आदी हो जाता है, अरे इसके बाद ये लाइन लिखी है, इसके बाद ये लाइन लिखी है, उस पर वो ध्यान नहीं देता और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये रिवीजन नहीं है, एक बना बनाया पुराना रास्ता है जिसमें दिमाग को बहुत आराम मिलता है, तो वैसे हम करते हैं। लेकिन जब आपने सवाल पूछा तो आपका दिमाग जब महसूस करेगा कि यार इसका आंसर आंसर भूल रहा है, तो वो उत्सुक हो जाएगा, आप उत्सुक हो जाएंगे, और फिर उस टॉपिक को खोलेंगे, उस टॉपिक को देखेंगे, तो आप पहले से ज्यादा उसको अच्छे से ध्यान से देख पाएंगे और पहले से ज्यादा गहराई से उसे रिसीव कर पाएंगे, दिमाग में सेव कर पाएंगे। और ऐसी बातें कभी नहीं भूलती हैं, खास करके तब जब एग्जाम करीब हो। एक दिन करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। हर विषय में ये काम करिए कि टॉपिक नोट करिए और उस टॉपिक पे पहले खुद से सवाल पूछिए कि इसका कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और जहां पे आप फंस रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए स्पीकर पे आपने खुद से सवाल पूछा, 2-3 सवाल पूछ लिए कि स्पीकर जो है वो किस दल के हो सकते हैं, विपक्ष के होते हैं कि सत्ताधारी दल के होते हैं जो गवर्नमेंट है। जनरली सर, जनरली जो मतलब जो कन्वेंशन बोलते हैं कि अपोजिट पार्टी के होने चाहिए, लेकिन सर अभी कुछ टाइम से मतलब नहीं हो रहा है ऐसा। हमारे यहाँ नॉर्मली वो जो है वो सरकार हाँ जी। जिसकी बनी है उन्हीं की होती है। तो ये तो हाँ जी। आपको पता चल गया कि ये नॉर्मल है, तो अब इसमें कोई उत्सुकता नहीं है, ठीक है, जान गए। लेकिन फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ और सवाल पूछेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं, ये वाला भूल रहे हैं, हाँ यहाँ जी। जाना चाहिए। इसे इकोनॉमी के क्वेश्चन आप उठा लीजिए, ऐसे ही आप जैसे इन्वायरमेंट आप पढ़ रहे हैं, आप अपने आप से पूछिए कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कितने हैं, 10, 11, 12, 13, 18 कितना है। तो पहले तो यही आप कंफ्यूज होंगे अगर नहीं पढ़ा है तो कि कितने भाई बायोस्फीयर रिजर्व। फिर उनमें भी आप थोड़ा और पूछें अपने आप से कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में है। तब समझ में आया कि यार ये तो मुझे याद ही नहीं है। और मुझे कहा जाता है कि नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता होना चाहिए, या जो वेटलैंड्स हैं वो पता होने चाहिए, रामसर साइट्स। तो ऐसे जब सवाल पूछेंगे तो रियलाइज होगा कि ये हमें नहीं आता, और जब इस फीलिंग के साथ उस टॉपिक को पढ़ते हैं आप, तब आपको वो चीजें अच्छे से याद रहती हैं। अब वापस आते हैं आपकी समस्या पे। ठीक है, समस्या आपकी ये थी कि आप अपना टारगेट रख रहे हैं, पूरा हो जाता है तो संतुष्टि नहीं मिलती, और ज्यादा रख लेते हैं तो एक तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये पूरा ही नहीं हुआ।
तो अब आपको क्या करना है कि छोटे छोटे टारगेट्स रखिए। अपने दिन को 3 या 4 हिस्सों में बांटिए। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। आपका टारगेट जितना बड़ा होगा आपका दिन भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। जितना छोटा टारगेट उसी हिसाब से दिन तन जाएगा। जैसे आपने सोचा कि आज मुझे 40 पेज पढ़ने हैं दिन भर में, आप दिन भर में 40 पेज पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि आज मुझे ये 2 घंटे में पढ़ना है, 2 घंटे में पढ़ लेंगे, वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए आप ना 4 फेजेज में बांट दीजिए या 3 फेजेज में, 4-4 घंटे का फेज बनाइए। 4 नहीं 12, 12 घंटे पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ जी 4 घंटे का एक फेज है जिसमें आप किसी एक या दो टारगेट को रखते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे और सीसेट के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे इन 4 घंटों में। इसमें छुट्टी भी शामिल है, लंच भी करना है, कर सकते हैं, थोड़ा सा टहल सकते हैं। हो सकता है कि 4 घंटे में से 3 ही घंटे आपने पढ़ा, 3.5 घंटे पढ़े या फिर 2.5 घंटे पढ़े, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप करेंगे कि दिन का एक हिस्सा आपने सक्सेसफुली कर लिया कि मैंने 4 घंटे के अंदर इतना सोचा था, इतना मैंने कर लिया। तो अगले 4 घंटे का जो टारगेट बनाएंगे ना, उसमें आपका फोकस भी बढ़ जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। आप ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे और ज्यादा मोटिवेशन आएगा कि देखो अभी मैंने एक हिस्सा पूरा कंप्लीट कर लिया, सीसेट में ये टॉपिक्स मैंने सॉल्व कर लिए, जीएस का मैंने ये पढ़ लिया, मजा आ गया, ये वाला तो मैंने कर लिया। तो आपने 4 ही घंटे में एक बार सफलता चख ली, एक ही दिन में। अब अगले के जो 4 घंटे, आगे के 4 घंटे, उसमें कोई टारगेट रखिए जिसको 2 घंटे में, 2.5 घंटे में आप करना चाहते हैं। बस नाम के लिए एक ब्लॉग बनाया 4 घंटे का, उसमें करिए। फिर ऐसे जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आप ज्यादा क्वालिटी के साथ पढ़ रहे हैं और एक दिन में ज्यादा काम कर पा रहे हैं। और उसमें यही चीज मेरे ख्याल से आपको करनी चाहिए। एक बार करके देख लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो छोड़ दीजिएगा। कि अपने आप से पहले सवाल पूछिए और सवाल पूछने के बाद तब किताब खोलिए, तब नोट खोलिए, तब रिवाइज करिए। एग्जाम करीब है, इसको ध्यान में रख के कह रहा हूँ। एग्जाम अभी दूर होता, 5-6 महीने होते तो शायद मैं कुछ और बताता आपको, लेकिन अभी के लिए ये जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो इसी बारे में या फिर किसी और चीज के बारे में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। नहीं सर, जनरली यही थे भी डाउट्स जो थे ना ठीक प्रिपरेशन है, से। चलिए तो बात को अब यहीं पूरा किया जाए, खत्म किया जाए। हाँ जी सर। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए, बहुत जरूरी है। एग्जाम जब करीब होता है तो कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं सेहत को, हाँ तो जी उसका ध्यान रखिए। और जो मैंने बताया है उसको एक बार कम से कम करके देखिए। जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको करना अनिवार्य है। जो मुझे लगता है वो मैंने बताया, आपको कम से कम एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर वो काम कर गया तो बहुत अच्छी बात है, हाँ नहीं जी। किया तो आप एक्सपेरिमेंट करिए और नए रास्ते खोजिए। ठीक है जी। नहीं सर, आपने भी अपने एक्सपीरियंस से बताया होगा ना, क्योंकि आपने हाँ अटेम्प्ट ले मैंने रखा है। ऐसा किया हाँ है। जी एक लाइन मैं भूल गया, वो जो मैं कह रहा था कि किसी छोटे भाई का भी। तो मैं जब मेरा एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तो तीसरी बार में मैंने क्या किया, एक लड़का रहता था बगल में। तो मैंने हाँ उसको जी एग्जाम से पहले, एक हफ्ते पहले उसको टॉपिक्स बताने शुरू किए कि देखो यूपीएससी के लिए मैंने ये टॉपिक्स पढ़े हैं। तो मैं बस बताता था। मैंने उससे कहा कि तुम सुनो सिर्फ, और हो सकता है तो पूछना कुछ, लेकिन वो पूछेगा तो बेचारा क्या पूछेगा, अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था। तो मैंने कहा पूछना कम, तुम सुनना ज्यादा, बस मैं रिवाइज करना चाहता हूँ तुम्हारे बहाने। तो मैं उसको सिर्फ टॉपिक बताता था और ये बताता था कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है। तो कभी कभी वो भी सवाल पूछ लेता था कि ऐसे भी बन सकता है क्या, क्योंकि हाँ जी ऐसे ही बन सकता है। तो उसमें मुझे रियलाइज होता था कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, बस मुझे टॉपिक याद है लेकिन इसके अंदर का कुछ भूल रहा है। तो मैं तुरंत जाता था अपने कमरे में, उसको पढ़ता था। तो ऐसे मैंने रिवाइज किया। इसमें मजा भी आता है क्योंकि अकेले पढ़ते पढ़ते ना कभी बोर हो जाते हैं। किसी से बात करेंगे इस बारे में तो आप 2 घंटे 3 घंटे बात कर सकते हैं, पूरा विषय रिवाइज कर सकते हैं, मजा भी आएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, टाइम पास भी हो जाएगा। तो हाँ वो जी। एक लाइन मेरी छूट गई थी, मुझे कहना था आपसे। बाकी हम्म। मैंने अपने अनुभव से, मुझे वो सारी चीजें कहने में कोई मजा नहीं आता जो मैंने किया ना हो, या फिर मेरी नजर में जो प्रोडक्टिव ना हो। बस बड़े बड़े लोग कह दें या कोई टॉपर कह दे, वो सब चीजें मैं नहीं मानता। जो मेरे लिए काम करती हैं और मुझे लगता है कि आपके लिए भी कर सकती हैं, वही मैं डिस्कस करूंगा। हम्म। ठीक है जी, तो हाँ जी। रखा जाए। और सर टेस्ट सीरीज भी जैसे इम्पोर्टेंट है कि इतने सेक्शन सॉल्व करने चाहिए या फिर? हाँ ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए टेस्ट सीरीज तो एग्जाम के समय कंपलसरी हो जाता है।
जी। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि आपने जो 13 टेस्ट है वो ज्वाइन किया हो या फिर नहीं किया, कहीं से भी किया हो। टेस्ट सीरीज के बारे में आप ये जानिए कि वो कंपलसरी है, लेकिन जो कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज होती हैं ज्यादातर, वो खासकर एग्जाम के टाइम पर डीमोटिवेट करने वाली होती है। कैसे? आपने अपने आप से कहा है कि इस बार मेरा हो जाएगा, बहुत बढ़िया पढ़ाई की है, और टेस्ट देते हैं, पता चलता है कि 40 नंबर आ रहे हैं। तो लगता है कि यार मैंने कुछ पढ़ा नहीं है क्या? तो इसकी वजह से या तो टेस्ट देने का मन नहीं करता आगे से, या फिर अपना कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि मेरा होगा ही नहीं। इन दोनों से ऊपर उठ के आप ये सोचिए कि टेस्ट का मतलब है सिर्फ प्रैक्टिस करना। कितने क्वेश्चन सही हुए, कितना माइनस मार्किंग गया, ये बस देखना, हिसाब लगाना। इसके आधार पे खुद को जज करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्वेश्चन इतने गलत हो गए तो मेरा तैयारी नहीं। आप सिर्फ ये देखिए कि हमने जो तरीके अपनाए थे वो काम कर रहे हैं कि नहीं, एलिमिनेशन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ढंग से क्वेश्चन मैंने पढ़ा कि नहीं, माइनस मार्किंग कम हो रही है कि नहीं। बस स्कोर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसको इग्नोर करते हुए आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी समय आपको माहौल समझ में आ जाता है, आपका दिमाग जो है वो माहौल में ढल जाता है कि अभी एग्जाम देने जा रहे हैं। पहले से हमें पता है कि हमें 2 घंटे बैठना है, मतलब दिमाग को पता है 2 घंटे बैठना है, 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 200 नहीं सॉरी 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसी हिसाब से एक माहौल में रहते हुए हमें प्रेशर भी झेलना है, समय को भी मैनेज करना है। तो ये सारी प्रैक्टिस पहले से हमें कर लेनी चाहिए। तो ये आप करिए, और एग्जाम से अगर 1 हफ्ते पहले आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो गलती से भी किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज को मत करिएगा, आप पीवाईक्यू हल करिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको रियल में पता चलेगा, पिछले 5 साल का ले लीजिए, रियल में पता चलेगा कि असली पैटर्न ये है। कोचिंग वोचिंग का तो ठीक है, लेकिन असली पैटर्न यूपीएससी का ये है। उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि अब तक 1-2 बार आपने कहीं न कहीं पीवाईक्यू देख लिया होगा, तो क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा सही होंगे, नंबर ज़्यादा आएंगे, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लेकिन वो नंबर के लिए नहीं होगा, पैटर्न के लिए होगा कि पैटर्न के साथ अलाइन कर पा रहे हैं आप। ठीक है, इसमें और कुछ जानना है? बस सर यही। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए और मेरी सर और एक शुभकामनाएं हैं। लास्ट हाँ हाँ हाँ, लास्ट पूछ। सर हाँ लास्ट सर ऐसे एक पूछना था, ये तो वैल्यूएबल फीडबैक जो देना चाहोगे मतलब आप प्रीलिम से पहले, कि उसको दिमाग में तो रखना ही रखना, ये जो मेन फोकस है। एक बार फिर पूछिए। सर मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कुछ आप एक वैल्यूएबल टिप्स देना चाहोगे जैसे प्रीलिम से पहले। हाँ, प्रीलिम से पहले अगर मुझे कुछ टिप्स देनी हो, हाँ जी। या मैं ही आपकी जगह होता, मैं तैयारी कर रहा होता, खुद को ही टिप्स देनी हो, तो मैं 2-3 चीजें कहूंगा। सबसे पहली चीज पता है क्या? अगर टिप्स देना हो तो सबसे हाँ जी। पहले मैं ये टिप्स दूंगा कि शेड्यूल मत बनाइए। अब आप कहेंगे तब से इसी बारे में बात हो रही थी, आप कह रहे हैं शेड्यूल मत बनाइए। एग्जाम के टाइम पर शेड्यूल नहीं बनाना चाहिए। हाँ, मन में एक फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे ये कर लेना है, इतना कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप अच्छे से खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, हल्का फुल्का टहल रहे हैं टहलिए, उसके बाद जितना समय बच रहा है पढ़ाई में लगाइए। अपने आप शेड्यूल बन गया है, अपने आप ज्यादा काम करेंगे। क्योंकि इस समय शेड्यूल बनाने पे हमारा समय ज्यादा खराब होता है, और वो पूरा नहीं होता है तो फिर मूड खराब होता है, फिर समय खराब होता है, फिर ये एक साइकिल बन जाती है। तो शेड्यूल मत बनाइए। जो मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को जितना कर सकते हैं उतना करिए। जैसे टॉपिक रिवाइज करना है, क्वेश्चन पूछना है, किसी एक विषय को ले लिया, जब तक मन कर रहा है तब तक कर रहे हैं। अब मन थक गया, अब दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, अब अगला, अब सीसेट ले लेते हैं, ऐसे कर लीजिए। लेकिन टारगेट बना के मत करिए। अब टारगेट सिर्फ एक ही है कि एग्जाम सामने है, तो शेड्यूल मत बनाइए। आप फोकस करिए कि क्या क्या करना है। आज पॉलिटी हो गई, कल मुझे इकोनॉमी पे ध्यान देना है, परसों मुझे हिस्ट्री पे ध्यान देना है। अब वो 4 घंटे में पूरा हो कि 10 घंटे में पूरा, उसे क्या मतलब है, हमें पूरा करना है ना। हाँ जी। तो सही प्रोसेस अपना के एक एक सब्जेक्ट को आप रिवाइज करिए, जितना समय लग रहा है लगने दीजिए। कोशिश करिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़िए। तो पहला टिप यही है कि आप शेड्यूल बनाने में 1 मिनट भी बर्बाद मत करिए कि इतने बजे उठना है, इतने घंटे पढ़ना है, इतने बजे नाश्ता करना, ये सब नहीं। आपको भूख लग रही है, खाना खा लीजिए, थकान लग रही है, सो जाइए, पढ़ने का मन है, पढ़िए। यही शेड्यूल है, इसके अलावा कोई दूसरा शेड्यूल नहीं है। अगली चीज,
जो मैंने बीच में कही भी थी कि सीसैट को हल्के में नहीं लेना है, गलती से भी। एग्जाम करीब है, हर दिन आप सीसैट में कुछ न कुछ करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आपने टॉपिक्स नोट किए होंगे, नहीं किएगा तो कर लीजिएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैथ के, जो आपको आज जैसे नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, अगर आप मैथ में थोड़े बहुत ठीक हैं तो ये सब कुछ 4-5 टॉपिक्स होते हैं। वो टॉपिक्स के नाम ही खुद को याद दिला लीजिए कि परसेंटेज से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही याद कर लिए बस एक बार। अच्छा, सिलोजिज्म से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यही सोच लिए। कुछ तो करिए, लेकिन सीसेट में डेली समय दीजिए। तीसरी चीज जो मैं कह सकता हूँ वो ये है कि इस समय रिजल्ट के बारे में कुछ मत सोचिए, अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब हम प्रेशर में होते हैं और जब अच्छा सोचने लगते हैं तो 5 मिनट अच्छा सोचेंगे कि प्री इस बार हो जाएगा, मेंस इस महीने देंगे, उसके बाद से इंटरव्यू, लबासना में ट्रेनिंग हुई, हा मजा आ जाएगा। 5-10 मिनट बाद ये कहानी पूरी हो जाएगी, तब डर लगेगा, यार अभी तो यहाँ बैठे हैं, आज का टारगेट पूरा ही नहीं हुआ, ये कैसे पूरा होगा, अब ये पूरा नहीं हुआ तो प्री नहीं। अब वो फिर रिवर्स होगा, फिर अभी जो मजा आ रहा था वो दुख में बदल जाएगा, नेगेटिव ख्याल आने लगेगा कि ये होगा कैसे। और अगर बुरा सोचने से शुरू किया है तब तो वो बुरा ही चलेगा। यहाँ तो थोड़ा बहुत सुकून भी था शुरू में, पहले ही डर वाला फीलिंग आ गया, कुछ सोचने लगे कि ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो ये जो साइकिल है ना, समय भी खराब करती है और साइकोलॉजी भी खराब करती है। तो जब मन में ख्याल आए कि रिजल्ट कैसा होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, तुरंत कोई ऐसा काम करिए जिससे वहां से मन भटक जाए। किसी से फोन पे बात कर लिया या कुछ रिवाइज करने लग गए, कुछ प्रैक्टिस करने लग गए, अपने आप को याद दिलाइए। जरूरत पड़े तो एक थप्पड़ मार लीजिए खुद को कि भाई ध्यान दो, होश में आओ, अभी एग्जाम है, पढ़ाई करो। रिजल्ट के बारे में कोई बात नहीं करनी है अपने आप से, दूसरों से तो छोड़ ही दीजिए, खुद से कोई बात नहीं करनी है। इससे बहुत खराब साइकिल बनती है, दिमाग खराब हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं। और सबसे ऊपर जो मैं हर बार कहता हूँ, जो वीडियोस खत्म होती हैं, अगर आपने देखा होगा, अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और अपना ख्याल रखने से मेरा मतलब यह है कि आप अच्छा खाना खाइए जो अच्छे से पच जाए और एनर्जी मिले। अच्छी नींद लीजिए। आप अगर पहले 6 घंटे सोते थे तो अब 8 घंटे सो सकते हैं। कभी भी गलती से ये मत कहिएगा कि नहीं नहीं अभी हम कम सो लेंगे तो एग्जाम के बाद तो ज्यादा सो ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप कम सोएंगे, नींद पूरी नहीं होगी, दिन भर थकान महसूस होगा, दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा और पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने नींद पूरी की है तो नींद अच्छी होने की वजह से आपका मन फ्रेश रहेगा, जो भी पढ़ेंगे अच्छे से रिसीव कर पाएंगे। तो नींद के साथ कटौती नहीं करनी है। और किसी से अगर मनमुटाव है, रिलेशन में एग्जाम के समय होता है ना कि कभी कभी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं हम कभी कभी। तो अगर किसी से मनमुटाव है तो उसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। किसी से कोई झगड़ा है, कोई मुंह बनाकर बैठा है, आप ही किसी से मुंह बनाकर बैठे हैं, तो उनसे बात करिए, प्रेम से बात करिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि मन में रिलेशनशिप का जो खटकना है ना कि किसी चीज से बात नहीं हो रही है, उसकी वजह से पढ़ाई नहीं होती। मन भारी रहता है तो पढ़ाई नहीं। तो सबसे अच्छे रिलेशन बना कर रखिए। कोई ऐसा आदमी है ना जो आपको परेशान करना चाहता है, आपको पता है, उससे भी प्रेम से बात करके जैसे तैसे इतना कर लीजिए कि हाँ, अब इससे मुझे ना इसकी नाराजगी मुझसे है ना मेरी इससे है, अब इससे बात नहीं करेंगे। अब एग्जाम तक जो है शांत रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो रिलेशनशिप को भी अच्छे से रखिए, सेहत को भी अच्छे से रखिए, नींद का ख्याल रखिए और बाकी जो है करिए, अच्छे से करिए। हाँ जी सर। ठीक है? हाँ जी। ठीक है, रखा जाए। हाँ जी, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। ओके, ऑल द ओके। बेस्ट, बाय। ओके सर।